हाँ जी, क्या हाल चाल जी सबके। होप सब अच्छे होंगे जी। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं फिर उसी गाड़ी में हूँ जिसमें 1 साल पहले एग्जैक्ट 8 से 9 नवंबर को मैंने ये गाड़ी परचेज़ करी थी। इसके बारे में एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करी थी, इसके प्रोज एंड कॉन्स की। नई गाड़ी अर्टिगा खरीदने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। अब मैं जो शेयर करने वाला हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपकी गाड़ी परचेज़ करने की कैपेबिलिटी में या गाड़ी परचेज़ करने का जो डिसीजन आप लेने वाले हैं उसके अंदर हो सकता है कोई ना कोई हेल्प करे। अगर आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है, जैसे 5 या 6 लोग हो आप या 7 लोग हो आप, तो आपके लिए मार्केट में कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ही आते हैं। जैसे आप अर्टिगा के लिए जा सकते हो, किया कैरेंस के लिए, या इसी का नाम बदल के आप टोयोटा रूमियन के लिए जा सकते हो। अगर आपका बजट काफ़ी ज़्यादा है फिर तो आप XUV 500, स्कॉर्पियो, थार 5 डोर या उससे भी बड़ी अगर आप सोचना चाहते हो तो मतलब और बहुत सारी गाड़ियाँ MG ग्लॉस्टर वगैरह की तरफ जा सकते हो, फॉर्च्यूनर की तरफ जा सकते हो। पर इस बजट में, जिस बजट में अर्टिगा मिलती है आपको, इस बजट में और कोई कंपटीटर नहीं है। इनोवा, कई लोग कमेंट करेंगे, पर इनोवा का जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा है। इतने बजट में आपको इनोवा नहीं मिलती। तो 1 साल इसको चलाने के बाद, अच्छा ये हमने एज अ कमर्शियल यूज़ गाड़ी करी है तो आम गाड़ियों से ये थोड़ा ज़्यादा चली है। आम गाड़ियाँ जितना चलती हैं उससे ये थोड़ा ज़्यादा चली है। तो हमें इसमें किस किस एक्सेसरी की ज़रूरत पड़ी, क्या क्या चीज़ें हमने फेस करी, क्या क्या प्रोज हैं इसके, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज जो इस गाड़ी का है, जो 1 साल के अंदर अंदर मुझे समझ आ गया, वो ये है कि अगर आप इसमें फुल लगेज कैपेसिटी या फुल जो इसकी ह्यूमन कैपेसिटी है, मतलब 7 लोगों की कैपेसिटी है, तो 7 लोग अगर आप बैठ के ट्रैवल कर रहे हो 200 किलोमीटर जाना और 200 किलोमीटर आना इसके अंदर, तो वो आपको बस से सस्ता पड़ेगा। अगर आप थोड़ी वोल्वो वगैरह अच्छी बस में सफ़र करते हो तो उससे आपको सस्ता पड़ेगा इस गाड़ी में ट्रैवल करना। इसका CNG में होना सबसे बड़ी एडवांटेज है। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि CNG के अंदर ये पावर थोड़ी कम निकालती है। तो अगर आप हिली एरिया में ट्रैवल कर रहे हो, जैसे हिमाचल की साइड हो या उत्तराखंड की साइड हो, तो आपको पावर की कमी बिल्कुल महसूस होएगी। वहाँ आप इसको CNG पे चलाओगे तो ये गाड़ी खुद तंग होएगी, इंजन में दिक्कत आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो पेट्रोल पे ही आपको चलाना पड़ेगा, तब बात बराबर। हमारे जैसे समतल इलाके की बात करोगे, जैसे सिरसा है या हरियाणा के और इलाके हैं, पंजाब के और इलाके हैं, उन इलाकों में ये फुल कामयाब है CNG में। आजकल तो CNG पंप्स का भी सिस्टम काफ़ी अच्छा हो गया है। ऑनलाइन CNG वाला सिस्टम शुरू हो गया है, तो वो काफ़ी अच्छा सिस्टम है। उससे क्या होता है, आपको वेट ज़्यादा नहीं करना पड़ता। हाँ जी, करना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल के रिस्पेक्ट में आपको वेट करना ही पड़ेगा, पर उससे आपको एक फ़ायदा मिल जाएगा, आपकी थोड़ी माइलेज ज़्यादा निकल जाएगी। 7 सीटर गाड़ी ऐसी कोई भी नहीं है जो 27-28 की माइलेज देती हो। ये अगर कोई ठीक ठाक डिसेंट ड्राइवर चलाएगा, 80 के आसपास या 80 से 90 के बीच में स्पीड रखेगा और लोडेड गाड़ी भी होएगी ना, तो ये गाड़ी 25-26 की एवरेज दे जाती है। सबसे कम एवरेज मतलब 23, 23.5-24 निकाली है मैंने फुल गर्मी के अंदर प्रॉपर AC चला के जब आप सफ़र करते हो उस टाइम की बात कर रहा हूँ। एडवांटेज नंबर 2, इस गाड़ी की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है। और जब इसमें पूरे 7 लोग बैठ जाते हैं और आप कैरियर के ऊपर तकरीबन 160-180 kg वजन जब रख देते हो, मतलब ये कमर्शियल गाड़ी है तो आप इसके ऊपर लगेज रख सकते हो बड़े आराम से, तो रख देते हो तो ये गाड़ी और थोड़ी नीचे हो जाती है। उससे क्या है, ये रोड पे थोड़ा सा जम के चलती है। जम के चलने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको 150 भगा सकते हो, 80, 90, 100 तक आपको ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील देती है। जल्दी रुक जाती है गाड़ी। उसकी ब्रेकिंग अच्छी, उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर आप टायर साइज़ इंप्रूव करके थोड़ा ब्रेकिंग को और अच्छा कर सकते हो। पर मुझे अभी तक जो फील हुआ कि बॉडी रोल वगैरह बड़ी गाड़ियों जितना नहीं है, इसका कम है, और वो वेट दबने की वजह से जब ये नीचे हो जाती है तो बॉडी रोल और ज़्यादा कम फील होता है आपको। पर आपको ब्रेक इसकी ठीक ठाक होने की वजह से थोड़ा सा सामने वाले व्हीकल से डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करके नहीं चलते हो तो आपको थोड़ा बहुत बम्पर वगैरह टच हुआ, आप जहाँ भी देखोगे ज़्यादातर आपको टैक्सी गाड़ियों का बम्पर आगे से थोड़ा बहुत टच हुआ मिलता ही है। वो इसीलिए है कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होकर चलाने पे वो डिस्टेंस हम अंदाज़ा नहीं लगाते। वेट पुश करता है अपने मोशन के साथ गाड़ी को आगे की तरफ, थोड़ा बहुत आगे वाले साथ या पीछे वाले साथ टच होना आम बात है। एडवांटेज नंबर 3 है जी इसका AC। इसका AC काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। 4 ब्लोअर आगे हैं, 1, 2, 3 और 4, और ये आपको पता ही है सेंटर की तरफ, पीछे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो 4 ब्लोअर इसके पीछे की तरफ है जी। तो AC में आपको या कूलिंग में आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक ठाक आप इसकी डायरेक्शन मैनेज कर सकते हो, यहाँ से एयर फ्लो मैनेज कर सकते हो, है ना, ये देखो। और
ऑन ऑफ ही आगे से ही होगा। मतलब जो आपकी मेन कूलिंग कॉइल है उसको अगर आपको ऑन करना है, कंप्रेसर आगे से ही ऑन होगा, पीछे अलग से कंप्रेसर ऑफ या ऑन करने का कोई बटन नहीं है। अगर आप हीटर भी ऑन करते हो तो उसको भी आगे से आपको टेम्परेचर को हॉट की तरफ करना पड़ेगा, फिर अपने आप ये हीट जो हवा गर्म है वो फेंकना शुरू कर देगा। काफ़ी मेजर एडवांटेज है इस गाड़ी का इंजन। इस गाड़ी के में आपको 1452 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है। काफ़ी सिंपल मशीन है ये, कोई ज़्यादा इसमें सेंसर वेंसर ऑटोमेटिक सिस्टम किसी भी तरीके का कुछ नहीं है। तो ये इंजन आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है। पहली चीज़ तो मेंटेनेंस का, कि अगर आप थोड़ा रफ़ जगह पे भी जा रहे हो तो आप थोड़ा खींच के चल सकते हो, छोटा मोटा नुकसान होगा देखी जाएगी, ठीक करवा लेंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस देता है ये आपको। जैसे ये बड़े डीजल इंजन से बेहतर इसीलिए इसको माना जाता है कि एक तो ये एवरेज अच्छी दे देता है, परफॉर्म भी ठीक ठाक कर लेता है, साथ में इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम है। तो जो कमर्शियल वाले लोग हैं, जो येलो प्लेट वाले लोग हैं, उनके लिए तो ये पहली पसंद बन जाती है। लोग इसके इंजन के बारे में कहेंगे कि इंजन में पावर कम है, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ। CNG में आपको उतनी ज़्यादा पावर नहीं देगी, पर ये कोई कार एंथुसियास्ट लेता ही नहीं है। ये एक फैमिली MPV है, एक फैमिली कार है जो अपनी फैमिली के लिए आप ले रहे हो, और फैमिली को बिठा के कोई भी 150 नहीं चलाता है गाड़ी को। अगर आप 7 बंदे इसमें बैठे हुए, फुली लोडेड ही गाड़ी है, 200 किलो आपने ऊपर वजन भी रख रखा है, तब भी आपको CNG में ठीक ठाक पावर दे देगी कि आप 70 80 90 में बढ़िया क्रूज़ करके 200 300 500 किलोमीटर का सफ़र अपनी फैमिली के साथ तय कर सकते हो। पांचवी जिस एडवांटेज के बारे में बात करने वाला हूँ, उसके साथ साथ ही उस फ़ायदे के साथ साथ उसी में एक कमी भी छुपी है, मैं बताता हूँ। जैसे मेरी हाइट 5'6" से थोड़ी ज़्यादा है, मैं अगर अपनी हाइट के हिसाब से स्टीयरिंग यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, और ये सीट भी तकरीबन मेरी हाइट के हिसाब से सेट है ना, उस टाइम पे जो सेंटर वाली लाइन है, जो ये लाइन है, इसमें काफ़ी ऑप्टिमम स्पेस मिल जाता है आपको, ठीक है जी। और आप इसको थोड़ा रिक्लाइन करके, अपने वाली सीट को थोड़ा रिक्लाइन करके और ज़्यादा इसको कंफर्टेबल बना सकते हो। पर इसकी डिसएडवांटेज ये है कि अगर 5 जनों के लेग स्पेस को आप मैनेज करोगे तो लास्ट वाले 2 जनों का लेग स्पेस है जो, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। अच्छा, उनका कंफर्ट तो आप बढ़ा सकते हो। वो कैसे बढ़ा सकते हो? अगर आपके घर में 5 से छोटे लोग हैं ना, तो उनका कंफर्ट बढ़ाने के लिए आप इन सीटों को इस पोजीशन पे रख सकते हो, पर फिर भी लेग स्पेस कंप्रोमाइज़ होगा। तो इसको मैनेज करने का तरीका क्या है? अब इसको हम कैसे मैनेज करते हैं? जब हम ट्रैवल करते हैं फुल फैमिलीज़ के साथ टूर्स पे, तब हम क्या करते हैं, जो अगली सीट्स हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहली दोनों सीट्स को आपको, जैसे मेरे पास अभी 3 से 4 इंच जगह है, तो मैं 2-3 इंच अपने आप की सीट आगे कर लेता हूँ, ठीक है। इस वाली सीट को भी हम 2 से 3 इंच आगे कर देंगे, जैसे इतना, या फिर इतना, बस, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, जो सेंटर वाली सीट्स हैं, इन सीट्स के अंदर देखो स्पेस है ना, इसको यहाँ शिफ्ट कर देना, मतलब स्पेस यहाँ पे कम कर लेना हमने। इसको यहीं रख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि कितना फ़र्क पड़ गया, ठीक है जी। ये हमने चेंज कर दिया, यहाँ इतना फ़र्क पड़ा। यहाँ थोड़ा कंप्रोमाइज़ करने की वजह से जो पीछे वाला स्पेस था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। यहाँ अब अडल्ट बंदा बैठ सकता है। तो अगर आपको 7 अडल्ट बंदों को बैठना है तो आपको इनके स्पेस को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इनके स्पेस को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप करना नहीं चाहते हो तो 5 बंदे अडल्ट बैठो आराम से, इसको पीछे करके इतना, और पीछे 2 बच्चों को बिठा दो। फिर भी अगर आपके पास कमर्शियल गाड़ी नहीं है तो एक और मेजर दिक्कत आप फेस करोगे। कमर्शियल गाड़ी पे कैरियर अलाउड होता है, पर अगर आप पर्सनल ले रहे हो फैमिली के लिए तो उस पर कैरियर अलाउड नहीं होगा। और इसका बूट स्पेस इतना है जी। अब आप देखो इतने में आप कितना सामान रख सकते हो। क्या आप जो 7 बंदे ट्रैवल कर रहे हो, सातों के सातों का सामान यहाँ रख सकते हो? नहीं रख सकते। तो मतलब अगर आपने फैमिली के साथ ट्रैवल करना है तो आप 6 बंदे बैठो, 6 बंदे अडल्ट बैठो, 6 बंदों का सामान आप आराम से 1 अटैची, 2 अटैची, 3 अटैची, 4 अटैची, बढ़िया मीडियम साइज़ के 4 अटैची आप यहाँ पे रख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप मतलब सीट कैपेसिटी 7 के हिसाब से चलो और कंफर्टेबल होके चलो, तो आपके वो ट्रॉलीज भी नहीं आएंगी। जो मैं कह रहा था मीडियम साइज़ वाली रख लो, वो भी नहीं आएंगी। उस केस में आपको आरटीओ से स्पेशल परमिशन लेके कैरियर लगवाना पड़ेगा। कैरियर वाइट प्लेट पे भी लग जाता है, पर उसके लिए आपको आरटीओ से परमिशन लेनी पड़ती है। उसके लिए आपको आरटीओ को थोड़ा टैक्स पे करना पड़ता है और रीज़न देना पड़ता है कि आप क्यों कैरियर लगवाना चाहते हो, ठीक है जी। जो टूर ट्रैवल ज़्यादा करते हैं आपने देखा होगा उनकी गाड़ियों के ऊपर वाइट प्लेट पे भी कैरियर लगा होता है, तो उसकी परमिशन आरटीओ से आपको लेनी पड़ती है।
तो हम स्टार्ट करने वाले हैं जी वीडियो का काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन, वो है इस गाड़ी की कमियां जो मुझे काफ़ी ज़्यादा लगी, जिसके हिसाब से मैंने इस गाड़ी में कुछ बड़े बड़े चेंजेस भी करवा रखे हैं। तो वो मैं आपको बता दूंगा जी क्या क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीटर से। जो ये मीटर है ना, जो सामने आप कंसोल देख रहे हो, स्क्रीन देख रहे हो, इसमें एक मेजर चीज़ मिसिंग है। वो है जब आप गाड़ी चला रहे हो तब आप गाड़ी की रेंज नहीं देख सकते, टोटल एवरेज नहीं देख सकते कितनी दी है गाड़ी। जैसे आप 200 किलोमीटर गाड़ी चला के आए हो तो गाड़ी आपको एवरेज नहीं बताएगी। उसके अलावा ये लटरम पटरम सब बता रही है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। टॉर्क कितना है, पावर कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, ब्रेक कितना है, सीएनजी पे कितना चली, पेट्रोल पे कितना चली। चलो ये चीज़ तो फिर भी इंपॉर्टेंट है कि सीएनजी कितनी है मौके पे, पर बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 3 चीज़ें बता रहा है इसकी साइड, ए बी और टोटल किलोमीटर्स, ठीक है, पर एवरेज नहीं बता रहा, जो एक काफ़ी डिसएडवांटेज वाली चीज़ है। और अगर आपको रेंज जाननी है तो जब आप की को बंद करोगे तब ये रेंज बताएगा, डिस्टेंस ड्यूरिंग ड्राइविंग, रेंज कितनी है मौके पे। और सीएनजी की तो रेंज बताता ही नहीं है, सिर्फ पेट्रोल की रेंज बताता है। तो मेरे हिसाब से इस चीज़ को थोड़ा सा इंप्रूव कर देना चाहिए। फिर गाड़ी का जो ये वाला मॉडल है जो हमने लिया है VXI ऑप्शनल, इसमें हैंडरेस्ट नहीं आता और हैंडरेस्ट की कमी काफ़ी ज़्यादा महसूस होगी। जब भी आप थोड़ी लंबी जर्नी पर जाओगे ना, आपको अपना हाथ रखना ही पड़ता है। चलो राइट साइड पर तो आपको यहाँ सपोर्ट मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लेफ्ट हाथ यहाँ रखना पड़ेगा। पर इन एनी केस अगर लेफ्ट हाथ थक गया, आप लेफ्ट हैंड को करना चाहते हो तो इसके अंदर हमने अलग से हैंडरेस्ट लगवा रखा है जी। ये हैंडरेस्ट आपको लोकल मार्केट में बड़े आराम से मिल जाएगा। मैंने 2 तरह के हैंडरेस्ट आते हैं, एक होता है रिमूवेबल, एक होता है नॉन रिमूवेबल। ये रिमूवेबल वाला भाई, इसको आप उतार के इसको थोड़ा बहुत आप नीचे से सफाई वगैरह करना आसान हो जाता है। दिक्कत है जी वो है जी इसकी हेडलाइट्स। इसकी हेडलाइट्स का थ्रो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना होना चाहिए। हाँ हेलोजन है, अब मैंने इसके हेलोजन बल्ब्स को अपग्रेड कर लिया है तो अब मेरे लिए थोड़ा ठीक हो गया है। पर फिर भी मैं अभी वीडियो डाल दूंगा कि अब इसका थ्रो कैसा है। मनाली में सिरहिंद क्रॉस करके ये रोड है जिसकी आप अभी वीडियो देखोगे। अब इसका थ्रो काफ़ी अच्छा है, पर पहले इसका थ्रो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था जैसे ये एजेंसी से हम लेके आए थे। ठीक है जी। तीसरी एक और बड़ी डिसएडवांटेज जो मुझे काफ़ी बड़ी लगती है यार, हो सकता है आपको इतनी बड़ी ना लगे वो डिसएडवांटेज, पर काफ़ी ठीक ठाक बड़ी, यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई लाइट नहीं है यार। रात के टाइम पे ना वो जो लाइट है सेंटर वाली, उसकी भी रोशनी अच्छी नहीं है। हेलोजन बल्ब है पुराने ज़माने वाले जैसे पहले आते थे, उसकी जो लाइट है पीछे तक पहुंच नहीं पाती। और यहाँ आपके पास अलग कोई लाइट है नहीं, तो आपको अपना फ़ोन टॉर्च ऑन करके अपने साथ रखना पड़ेगा अगर आप पीछे कोई काम कर रहे हो तो। सोच रहे होगे ना मैं ये कैसे भूल गया। नहीं, मैं भूला नहीं हूँ। मैं जो लास्ट डिसएडवांटेज है वो उसके बारे में बात ही कर लेता हूँ। वो डिसएडवांटेज है जी लास्ट सीट पे बैठना और वहाँ से उतरना। तकरीबन ऐसे सीट लॉक होती है। अब अगर आपको अनलॉक करना है, या तो बंदा उतर के आए हर बार यहाँ अनलॉक करे आके, नहीं तो आप इनको सिखा दोगे। यहाँ जब आप सिखाओगे किसी को तो वो क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, ये सीट यहाँ आ जाएगी। एक्चुअली में होना क्या चाहिए था, 1 टच में इस सीट को यहाँ से रैप होकर अपने आप आगे जाना चाहिए था, जैसे किया कैरेंस में जाता है या इनोवा क्रिस्टा में जाता है या इनोवा के किसी भी मॉडल में ये फीचर बिल्कुल आराम से आपको मिलता है। यहाँ वो चीज़ नहीं मिलती। अच्छा, फिर आगे वाले की हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है, पर यहाँ पैर रखने की भी उतनी कोई अच्छी जगह नहीं है, नीचे कोई सपोर्ट भी नहीं है। तो अगर कोई बुज़ुर्ग बैठना चाहता है पीछे तो भाई उनको थोड़ा सा तंग होना पड़ेगा। ये ग्रैब हैंडल्स उनकी मदद ज़रूर करेंगे, पर जो बंदा नया होता है ना, पहली बार या दूसरी बार बैठ रहा होता है, उनको इनका भी यूज़ नहीं करना आता। तो उससे क्या होगा, वो सीट वगैरह पकड़ के बड़े मुश्किल से अंदर बैठेंगे और वो थोड़ा उसके कम्फर्ट को इफ़ेक्ट करेगा, वो चाहे बुज़ुर्ग है चाहे बच्चे हैं। इसकी वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अब 2025 के नवंबर, दिसंबर या जनवरी 2026 में आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आपका बजट है 10 लाख, 10.5 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, इससे बेहतर कोई गाड़ी नहीं है। इस गाड़ी की एवरेज लो मेंटेनेंस, इस गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स इतने सस्ते हैं, इस गाड़ी के पार्ट्स इतने ईजिली अवेलेबल हैं, ये आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। पुरानी गाड़ी है, चलती आ रही है, तो इसके स्पेयर पार्ट मिल भी ईजिली जाते हैं। तो एवरेज भी अच्छी है ना, माइलेज के हिसाब से। या सीएनजी भी धीरे धीरे हमारे देश में ग्रो ही कर रही है, अब कम नहीं हो रही। इलेक्ट्रिकल और सीएनजी की तरफ ही लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं। और जो इस गाड़ी की कमी है उनको आप मैनेज कर सकते हो, जैसे हैंडरेस्ट नहीं है, बाहर से लगवा लिया, हेडलाइट वीक है, बल्ब चेंज करा लिए। और ड्राइविंग कंफर्ट, अगर आप ब्रेकिंग की बात करोगे, ड्राइविंग कंफर्ट की बात करोगे तो सीट कवर चेंज करा लेना, थोड़े अच्छे अपग्रेड कर लेना, टायर साइज चेंज करा लेना, थोड़े मोटे टायर डलवा लेना, उससे ब्रेकिंग इंप्रूव हो जाएगी। या आप जा सकते हो एक साइज बड़ा जा सकते हो, 15 इंच के टायर है तो 16 के टायर डलवा सकते हो, उससे ब्रेकिंग थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी, है ना। इसके जैसे ये शील्ड्स अच्छे नहीं थे
थी, तो मैंने यहाँ पे एक ब्लैक पट्टी लगवा दी जिससे वो धूप सीधी आंखों तक नहीं पड़ती। तो जो प्रॉब्लम्स है वो इतनी बड़ी नहीं है कि आप ये गाड़ी ना ले पाओ। इस बजट में और कोई भी 7 सीटर नहीं है जो प्रॉपर 7 सीटर की तरह काम कर पाए। एक दो गाड़ियाँ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर वो 5+2 के काम करती हैं, वो 7 सीटर का काम नहीं करती। तो मेरी तरफ से 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद इस गाड़ी को बिल्कुल थम्स अप है। ये गाड़ी डिजर्व करती है जितना इसको प्यार मिल रहा है, चाहे वो टैक्सी वाले भाइयों की तरफ से हो, चाहे वो आम फैमिली कार्स की तरफ से हो। और जो आम लोग इस गाड़ी को लेना चाहते हैं, ये सोच के नहीं खरीदे कि गाड़ी टैक्सी में यूज़ हो रही है, तो आप इस बात को समझो जी, टैक्सी में वही गाड़ी यूज़ होती है जिस गाड़ी की एक्चुअल में वैल्यू है, जिस गाड़ी पे लोगों ने ट्रस्ट किया है, जिसको लाखों किलोमीटर चलाने का कॉन्फिडेंस है किसी के पास। अगर आप 12-13 लाख के आसपास कोई गाड़ी देख रहे हो तो ये गाड़ी आपके लिए आज भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है।